अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज सब बात कर रहे हैं बजट के बारे में। IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है, लेकिन बात यह है ये मईशत किस के लिए चल रही है। इस बात को ज़रा और समझने के लिए जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज़ डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर, एक मशहूर इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक एंड कॉलमिस्ट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। Welcome. Thanks for having me. थैंक यू जी। हम शुरू करते हैं एक ओवरऑल जायजे के साथ। तो आप पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए आप उसको किस तरह रेट करेंगे? Oh, that's an interesting question. I don't know. It depends what we're comparing it to. साफ जाहिर है कि मईशत का तो आम तौर पर भी ये जाना जाता है कि मईशत के हालात बहुत अरसे से अच्छे नहीं हैं. जी But the reason I ask it depends is because the truth is कि हमारी मईशत जितनी भी ज़ाहिरी तौर पर अच्छी या बुरी हो, मईशत कभी भी हमवार चीज़ नहीं होती. It's never a question of the economy in general, even though that's what macroeconomists like to think about. Because ours is a very class divided society, it's regionally differentiated, it's gendered. तो इसलिए मईशत जब खराब भी होती है तो एक तबके के लिए तो फिर भी फायदा होता है, और जब अच्छी भी होती है तो शायद उसी तबके के लिए फिर भी एक मतलब मसला होगा जो हमेशा ही इज एट द बॉटम एंड ऑफ द लैडर. सो डोंट रियली नो हाउ टू रेट इट एक्सेप्ट दैट I'd say it's a very inegalitarian sort of economic structure. And for me, that stands out more than anything else. तो इसके बुनियादी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या होंगे, या आप उसको समराइज कर सकते हैं आपके नज़दीक? जी, अगेन एक आम सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा मकरूज हैं, और IMF की तो बात होती है, और यकीनन होनी भी चाहिए क्योंकि सबसे यानी कि एक तरह से बाअसर जो क्रेडिटर है वो IMF ही है. लेकिन हम बायलैटरल डोनर्स के भी मकरूज हैं, यानी कि मुल्कों के भी मकरूज हैं. हम कमर्शियल बैंक्स के भी मकरूज हैं. ये बहुत कम लोगों को पता जी है कि बहुत पिछले गुज़श्ता चंद सालों में हमने बहुत ज्यादा प्राइवेट डेट मतलब कमर्शियल बैंक से डेट यानी कि अक्यूमुलेट किया है. एंड जनरली बिकॉज हम किसी और के कर्जे को वापस करने के चक्करों में हम किसी तीसरे से ले रहे होते हैं. सो इट्स जी लाइक दिस what is a mountain of debt that we're just sort of going around as we call it circular. तो एक तो ये बड़ा मसला है. दूसरा ये है कि हमारे बहुत सारे और भी what we call non productive expenditures हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओवरहेड्स हो. अब आप ये सब कुछ मिला लें तो तकरीबन 70-80% तो यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है. तो जी फिर अवाम के फलाह बहबूद, तालीम, सेहत, रोजगार, पीने का साफ पानी, वो तो सारी चीजें फिर दे बिकम सेकेंडरी और इवन टर्शरी प्रायोरिटीज. और फिर दूसरी तरफ अमूमी बात यह है कि सब कुछ के लिए इसलिए भी मसला होता है क्योंकि हम आमदनी नहीं हमारे पास. हमारा सबसे जी बड़ा एक्सपोर्ट तो खुद लेबर है. हम अपने मजदूर ही बाहर भेजते हैं और उनके रिमिटेंसेस से, या हम अमीरों पर टैक्स लागू करने के लिए तैयार नहीं है ताकतवर लोगों पे. तो ये मोटी मोटी स्ट्रक्चरल चीजें हैं, उसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं, बट एज अ ब्रीफ सॉर्ट ऑफ समरी दोस वुड बी इट. आपने भी बात की थी डेट सर्विसिंग के बारे में, और ये भी बात की थी कि हमारा टैक्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसकी तारीखी वजह क्या है? तारीखी वजह यही है कि हमने बहुत इब्तदाई दिनों से 50 की दहाई में ही हमने इन्हीं जी कर्जा लेना शुरू कर दिया था. और उसकी एक वजह यह थी कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ दोस्ती की बजाय दुश्मनी का एक नारा लगा. तो अब मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान है, वो हमसे बहुत बड़ा है, तो आप जी उससे कभी भी एब्सोलूट नंबर्स में तो मुकाबला नहीं करेंगे. तो आप कर्जे से ही काम लेंगे, चाहे वो दिफा के लिए हो या जनरली मईशत की बहाली के लिए. दूसरी तरफ जो रेवेन्यू तरफ है वो अगेन सिमिलरली फ्रॉम द आउटसेट वेरी एलिटिस्ट स्टेट दैट फ्रैंकली रिफ्यूज टू टैक्स इटसेल्फ. तो जब आपके ताकतवर लोग हैं, बासर लोग हैं, मुनाफाखोर हैं, जो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, बुरे हालात में भी मुनाफा कमा रहे होते हैं, जी और वो ही खुद फैसला या तो खुद कर रहे हैं या उनके करीबी दोस्त यार साथी फैसला साज यानी कि कुर्सियों पर बैठे हुए हों, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड क्वाइट इजीली कि उन पर टैक्स क्यों नहीं हमने नाफिज किया. तो अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान में एज सच कैपिटलिज्म नहीं बट एक रेंट सीकिंग फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, और लेफ्ट लीनिंग तंजीम इस फ्रेज़ पर क्यों इतना फोकस करते हैं?
आई एम नॉट श्योर कि कैपिटलिज्म या रेंट सीकिंग के अल्फाज इतने मुख्तलिफ हैं। देखिए, रेंट्स का अच्छा। मतलब ये है कि आपने, मिसाल के तौर पे, आप रियल एस्टेट के बैरन हैं, आपकी बहुत मतलब लाखों एकड़ पर मुश्तमिल आपकी रियल एस्टेट स्कीमें हैं, और वो आप कहीं पे यानी कि बिजली और गैस और इस तरह की चीज़ों की चोरी करके आप रेंट्स हासिल करते हैं। कहीं पे आप ज़मीनों पर बनाने से पहले ही आप कब्जे कर कर या कम यानी कि दाम जबरदस्ती लोगों से खरीद कर रेंट जनरेट। सो बेसिकली इट मीन्स अ वे ऑफ जनरेटिंग मार्जिन्स और प्रॉफिट्स जी। in unproductive ways, as in you're not actually producing something, you're not actually generating employment, you're not actually giving, contributing to the public good. But capitalism as a system historically has a lot of that. So ये कहना है कि कैपिटलिज्म में रेंट सीकिंग में फर्क है, कैपिटलिज्म का हिस्सा ही है रेंट सीकिंग। हाँ, कहीं पे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटलिस्ट यानी कि ग्रोथ की नौयत निस्बतन मुख्तलिफ है, लेकिन वैसे अगर आप गुज़श्ता 30-40 साल की तारीख देखेंगे आलमी मईशत की, तो यू विल जी। सी अ लॉट ऑफ पैसा कमाना, फाइनेंशियलाइजेशन, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, और वो जो एक हम दौर में समझते हैं ना सनती सरमायादारी, सनत जी। लगाना, रोजगार फराम करना, ये वैसे मजमूई तौर पाकिस्तान में तो हमेशा ही कम था, लेकिन दुनिया भर में भी। तो इसलिए रेंट सीकिंग इज वेरी मच फॉर मी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हाउ द कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्क्स। थैंक यू फॉर दैट इंसाइट। अब बात करते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों में जब वहाँ पाकिस्तान की मीशत जिस नौयत पर आई है, तो काफ़ी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का यही कहना है कि देर इज़ डीपली अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। फ़र्ज़ करें फॉर इंस्टेंस रियल इस्टेट। तो अगर ये अटेंशन मिल रही है तो आपका इसके ऊपर क्या नज़रिया है? डू यू अग्री विद देम या आपकी आपकी सोच इस पर थोड़ी मुख्तलिफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल अटेंशन अगर कोई आखिरकार इस पर आ ही रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अब कोई चंद सालों की बात नहीं है। एटलीस्ट आइड से सिंस द टर्न ऑफ द मिलेनियम, व्हेन यू जी। saw रियल एस्टेट बबल्स और एसेट बबल्स इन हाउसिंग बीइंग क्रिएटेड। हालांकि उससे पहले भी तारीख है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर हमने देखा कि बाहर से पैसा भी आया और यहाँ पे खुली छुट्टी दी गई कि आप शहर के मजाफात पे जमीनों पर कब्जा करके आप स्कीमें बनाएं, तो अब अगर 20-25 साल बाद एहसास हो रहा है कि ये तो बड़ा मसला है, तो अच्छी जी। बात है। लेकिन असल असल बात ये नहीं है कि एहसास हो रहा है या हवाला, बहुत सारे हमारे मुल्क में चीज़ों का हवाला दे दिया जाता है, मसलन एलीट कैप्चर या रेंट सीकिंग जैसे आपने जी। जी। अल्फाज बताए कि पिछले अरसे में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसके बारे में कुछ करने के लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए। सिर्फ नाम लेना चले एक इब्तदाई कदम है कि कम से कम इस पर बात तो हो रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे लगता है कि अभी भी हम ठोस इकदामात लेने के, हम से मुराद हमारे हुक्मरान ठोस जी। इकदामात लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड माइंड यू, इसमें सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं, हमारे क्रेडिटर्स भी, मसलन आईएमएफ के जी। बारे में जब बात की जाती है तो आईएमएफ, आपके कारीन को पता होगा कि उसके शराइत होते हैं कि आपको मजीद कर्जा देने जी। के लिए ये शर्त आप पूरी करेंगे। So, taxing sectors like real estate or, generally speculative, जिसको हम speculative investments जी। कहते हैं, वो क्रेडिटर्स के कोई टॉप प्रायोरिटीज में नहीं होता, सच्ची जो बात है। तो इसलिए ये एक लार्जर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल है, और बेशक बात करना एक उसका आगाज है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी काफी यानी कि एक सियासी कंस्टिट्यूंसी बनाना बाकी है, जो कि फिर इसको पुश थ्रू करे, जो कि इसको एक ठोस इकदामात की शक्ल में लेकर आए। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक आप क्रेडिटर्स लाइक द आईएमएफ हमारे हुक्मरान को नहीं बताते हैं कि ये करना है तो वो नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दिस इज अ गुड सेगमेंट टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज, डू यू थिंक द आईएमएफ इज नेसेसरी टू मेक दीज चेंजेस? No, not at all. Not at all. As I just बताइए suggested इस to you, पर। I think the IMF is itself at least partially responsible for the state of our economy. देखें, ये जो बात है ना इसकी कि वजह हम क्या है? 14वीं 15वीं दफा हम आईएमएफ के पास जी। जा रहे हैं, और यही बात होती है कि जी हमने असल में सही तरह से उनके शराइत पर अमल दरामद नहीं की। आई डोंट बाय दिस। आई जी, थिंक वीव बहुत डन से अ लॉट इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं ऑफ। कि जब तक हम ये प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे तो फिर आपको तब्दीली नहीं नजर आएगी। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हमने बहुत ज्यादा आईएमएफ के मोटी मोटी क्या जी, आप अपने तजारत को लिबरलाइज करें, आप अपने जी। फाइनेंशियल मार्केट्स को लिबरलाइज करें, आप सो कॉल्ड लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को निजी शोबे में दें। ये बहुत कुछ हमने किया भी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। तो इसलिए उसकी आप मिसाल आईएमएफ दे का सकते हैं? कहना,
जी बेशुमार। अब आप पीटीसीएल की मिसाल ले लें। जी। पीटीसीएल बंदूक की नोक पर मुशर्रफ की आमरीत के दौरान जो है ना, हमने 2005 की बात है, सरकार ने बेचा। और बाय द वे दिलचस्प बात ये, कहा जाता है ना कि हम्म। निजी शोबा पब्लिक सेक्टर से ज्यादा एफिशिएंट है, तो हमने बेचा किसको? हमने एक जी। सरकारी इदारे को बेचा, एतिसलात, जो कि यूएई की स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी है। तो हम्म। इसलिए हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, वो भी ऐसे तरीके से जो कि उनके अपने नारों और अपने फलसफे के ऐन मुताबिक नहीं किया। सो आई हम्म। डोंट थिंक द क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड कि ये तनकीद है कि हमारे जी। हुक्मरान खुद बहुत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और उनको जब जोर जबरदस्ती कहा जाता है फिर करते हैं। लेकिन आईएमएफ आपको जोर जबरदस्ती क्या कहलवाता है वो एक अलग बात है, और हमारी जरूरत क्या है, मतलब मैं अगेन अवाम की नुक्ता नजर से, उन जी। लूजर्स ऑफ द सिस्टम के नुक्ता नजर से, तो वो तो आईएमएफ आपको कभी कहेगा कि आप लैंड रिफॉर्म करें? आईएमएफ आपको कभी कहेगा कि आप मिसाल के तौर पे हम्म। अपने खित्ते में दोस्ताना ताल्लुकात अपनाएं, ताकि आप थोड़ा सा यानी कि दिफा पर कम खर्च करें? IMF will never say this is not the IMF's interest, that's in our interest, or at least the interests of जी। the people of the country. जी। तो ये मेरा ख्याल है, ये आई गेट दैट देयर इज दिस सेंस कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल यानी कि लकीर के फकीर हैं और कभी भी नहीं आगे पीछे होंगे। लेकिन इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बनाने की जरूरत है, जो आईएमएफ नहीं है, जो हमारे मुल्क के अंदर की एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें अवाम का मफाद आमा जो है ना, उसमें सबसे अव्वलीन तरजीह उसको देखा जाए और उसी की बुनियाद पर कोई तब्दीलियां लाई जाएं। एज आई सेड, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, लेकिन कम अज कम आईएमएफ के ऊपर मैं तो आसरा करने के लिए तैयार नहीं हूं। आपने भी बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में, तो पाकिस्तान में डेटा के मुताबिक 6% लैंड ओनर्स ओन मोर देन 50% ऑफ द लैंड, विच इज़ ऑब्वियसली प्रीटी बैड स्टैट। तो आईएमएफ ने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करना है इस साल। वाई डू यू थिंक दिस इज़ नॉट इनफ? और आपको क्या लगता है कि लैंड रिफॉर्म भी शामिल होना चाहिए था आईएमएफ के डायरेक्टिव में? आपने भी कहा था कि इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द आईएमएफ, पर इस पर अगर आप मजीद बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक if there is an agricultural income tax, which I think is the specific जी। modality that perhaps is being talked about, and that's important because again, हो सकता है आपके सुनने वालों को अंदाजा हो कि बहुत सारे हमारे जो बड़े जमींदार हैं, जिसको हम अमूमी जबान में जागीरदार कहते हैं, जी। वो ज़राअत से बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत आमदनी हासिल करते हैं, लेकिन फिर वो दिखाते हैं किसी और मद में, या अगर आमदनी टैक्स ही नहीं हो रही तो वो मतलब उस पर वो मौज मारते हैं। तो ये नहीं कि ये जरूर होना चाहिए, ये एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेप जरूर है। ये अगर ऐसा होता है तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो इंतहाई रिग्रेसिव है, वो जी। निस्बतन थोड़ा सा कम रिग्रेसिव हो, वो खत्म फिर भी रिग्रेसिव ही होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट आई थिंक द क्वेश्चन इज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स इन जनरल। देखिए हमारा हम्म। मुल्क, जो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि एक इनएगैलिटेरियन मईशत है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे आपने जमीन की बात की, अब जमीन चंद लोग हैं जो बहुत ज्यादा जमीन हासिल, एंड मेरे नजदीक लैंड रिफॉर्म इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर। आई थिंक एज वी टॉक्ड अबाउट रियल एस्टेट, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जी। अर्बन लैंड रिफॉर्म as well, जी। जी। which sort of bridges rural urban, because a lot of housing schemes are made on suburban land as the city expands, sprawls. जी। So I think redistributing assets, to talk about land, to talk about आजकल मिनरल्स की बहुत बात हो रही है, पानी की बात हमें करनी चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी कुदरती वसाइल हैं जिस पर लोग इनसार करते हैं, जिसमें आम बंदा मेहनत कश जो है ना अपना रोजगार वहां से हासिल करता है। एंड आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी। हम सिर्फ बात करते हैं कि जी किसी हद तक आमदनी बढ़ाएं, जो कि अच्छी बात है, डोंट गेट मी रॉन्ग, हम्म। बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चरल कहानी देखेंगे, तो मसलन इसी दौरान हम कह रहे हैं कि आप इन्हीं के लैंड को आप, अगर अनप्रोडक्टिव यूज की तो बात खत्म हो ही नहीं रही, सिर्फ इस हद तक हो रहा है कि चलो टैक्स लगा देते हैं, which is a first step. As I said earlier, there's a जी। lot of things that at least start getting talked about. But in my understanding, जो जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे मुआशी निज़ाम के, they involve the idea that we need to actually take property ownership from those who already have a lot and give it to those who don't have it at all. And mind you, just another stat, there's about 35 million people in our villages who are now landless. और वो जी। नंबर बढ़ता चला जा रहा है, लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो अगर आप उसके बारे में कुछ सोचना चाहेंगे तो आपको उनको कुछ ठोस मादी चीज देनी पड़ेगी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और वो क्या होगा फ्रॉम अ पॉलिसी Well, the पर्सपेक्टिव? first instance, land.
as जी some kind of productive asset, something that helps them earn income, जी something that helps them smooth out consumption shocks. And also, by the way, something that helps them earn political and social status. ये अहम बात है कि जमीन हमारे मुल्क में सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल एसेट भी है। जी और यही आप देखते हैं जब हमारे रियासती इदारे भी जो है ना, यानी कि रियल एस्टेट स्कीमें बनाती हैं, या वो इट्स नॉट जस्ट प्योरली एन इकोनॉमिकली efficient outcome for them to do so. It's because they have the political means and they enhance their political power by accessing land. So land is also a political asset जिसका फिर इलेक्शंस पे, रोजमर्रा की सियासत पर भी असर पड़ता है. So that's a first step. And then I think, as I said, urban land reform की बात करना, I think generally asset ownership of different kinds, ज़मीन के अलावा, I talked about natural resources, but I think there's other ways of thinking about asset ownership as well that we could explore. लेकिन जी that would be getting ahead of the game. I think कि वो चीजें जो आज से 50 साल पहले भी, आप अंदाजा करें कि जी हमारे मुल्क में, यानी कि पार्लियामान में 50-60 साल पहले ये बात होती थी लैंड रिफॉर्म की, कि हाँ भाई ये जरूरी है. एंड इवन ऑन इकोनॉमिक इफिशिएंसी ग्राउंड्स के भी, जितना छोटा प्लॉट है उतना ही वो इफिशिएंटली टिल होता है. ये भी एक मतलब बहस रही है हमारे यहाँ. तो यानी कि ये चीजें कम से कम बहाल तो हों हमारे डिबेट में, कम से कम बहस में आए. अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो रखें. लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने कहा होगा कि यार लैंड रिफॉर्म की कोई बहुत यानी कि कोई फजूल ये एक आइडिया है. बट इट जस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिबेट इन द नहीं, मेन उसकी बात स्ट्रीम तो होती नहीं है। आई डिबेट. मीन रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन की बात पर लोग इतने एतराज़ करते हैं, तो लैंड रिफॉर्म आई थिंक इज़ अ फार स्टेप. अब बात करते हैं कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि कुछ सब्सिडीज़ हमारे काफ़ी इनएफिशिएंट हैं, और सब्सिडीज़ की उन्होंने बात की थी कि उनको हटाया जाए. आपके इसके ऊपर क्या राय है? बिल्कुल वही वाली बात है कि दैट्स हाफ ट्रूथ. Certainly there are subsidies which end up being, in a sense, benefiting those who are already rich and powerful, right? उसकी आप मिसाल But दे not सकते हैं all हमारे subsidies. नाजरीन को? It could be anything that, for instance, we talk in some cases, agricultural subsidies do that, although not all. जी But now let me go to the particular sort जी of जी subsidy बताइए. that I'm interested in. अब हमारे यहाँ एक जमाने में को फूड सपोर्ट प्राइस होती थी कि एक हम्म, आम किसान है या छोटा काश्तकार है, वो जितना खर्च करता है अशिया पे, और यानी कि फसल की मुकम्मल काश्त करने के अमल में, एक मन की मिसाल के तौर पर उसको यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है 200-300 रुपए, तो सरकार कहता था कि भाई हम आपको फूड सपोर्ट प्राइस देंगे कि आपसे हम हर सूरत में 400 या 500, जो भी फिगर हम ले लें, कि समथिंग दैट अलाउज देम अ मार्जिन. We've abolished that. These are the types of जी subsidies that, the ADB, for instance, has asked us to repeal, and so on and so forth. जी. And I think we shouldn't conflate the fact that there are subsidies which essentially end up benefiting the elite, and तो and इसी saying कि बात भाई. पर इसी बात पर उनके ये दो पॉइंट्स थे कि एक ये वीट की प्राइस को एक्चुअली डिस्टॉर्ट करता है, और दूसरा कि दिस सब्सिडी वाज एक्चुअली नॉट अफेक्टिंग द पीपल हु वर सेलिंग द वीट, इट वाज एक्चुअली मोस्ट बेनिफिटिंग द मिडलमैन हु वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द वीट. तो उस पर आप Well, क्या that's कहेंगे? partly उसकी पार्शियल वजह यह है ना जी, कि आपके पास एक फूड डिपार्टमेंट होता था, आपके पास एक पूरा पब्लिक सेक्टर का एक apparatus होता था, राइट? जी नाउ इन द एब्सेंस ऑफ, अगर आपने वैसे ही, जैसे मैंने कहा, एक और मंत्रा है ना, निजकारी कर दो, प्राइवेटाइज कर दो. अगर आपने जी फूड जी मार्केट्स को भी, फूड सब डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन मार्केट्स को भी एक तरह से मिडल मैन के हवाले आपने खुद ही किया ना. आपने आड़ती और व्यापारी का रोल आपने बढ़ाया ओवर टाइम. And it's a separate debate कि जी how much should we vilify the आरती and the व्यापारी and how much should we not. लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप कह रहे हैं कि जी वो एक डिसप्रोपोर्शनेट सब्सिडी का हिस्सा उनको जाता है. चलें, अगर फर्ज करें ऐसा है, which we would have to test empirically in separate cases, तो इसका जी. मतलब ये तो नहीं है कि कोई प्रोपोर्शन नीचे तक नहीं भी जा रहा. ये भी तो नहीं है ना. अब आप दो जी साल पहले की मिसाल लें, व्हीट बम्पर क्रॉप था, जो है ना, गंदम का जो प्रोड्यूसर है, छोटा प्रोड्यूसर है, वो अपना गंदम लेकर खड़ा हुआ है बेचने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम व्हीट जो है ना इम्पोर्ट कर कर ला रहे हैं. सो कि हम, यानी कि एक एक यू हैव sort of this अमूमी जनरल वेरी वेग sort of claim कि जी सब्सिडीज डोंट बेनिफिट द निचला तबका. लेकिन आप खुद ऐसे इकदामात करते हैं कि आप निचले तबके को जो छोटा मोटा भी बेनिफिट हो रहा है, वो आप उससे बिल्कुल उससे छीन रहे हैं. सो द पॉइंट इज दैट these vague
nebulous notions that I think both the जी IMF trades in, our planners trade in. I think when you get into the nitty-gritty and you sort of investigate and interrogate empirically, आपको हमेशा हर जगह पे आपको ये महसूस होगा कि अगर ठीक है किसी चीज को आप कम भी कर रहे हैं तो उसका बोझ भी जो है ना, ज्यादा बोझ जो है ना वो नीचे जाएगा। ऊपर वाला, हम्म दरमियाना वाला फिर भी कुछ ना कुछ अपने लिए बच बचा लेगा, लेकिन निचला वाला जिसकी कोई सियासी कुव्वत नहीं है, जो कि सियासी तौर पर अपने आप को असरअंदाज नहीं कर सकता, वो रगड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। सर, इस बजट में और पिछले कुछ बजट्स में बात की गई थी डेट सर्विसिंग के बारे में कि डेट सर्विसिंग अब हमारे फिस्कल बजट का ऑलमोस्ट 30 से 40, कभी कभार 50% भी बन चुका है। तो और लोग कहते हैं कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है क्योंकि हमारी सारी जो फिस्कल स्पेस डेट सर्विसिंग में चली जाती है। तो इस पर आपके क्या राय हैं? जी ये सही है। ये अमूमी तौर पर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कर्जे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और अब तो हमारे हिसाब से अब तो आप तकरीबन 25 अरब डॉलर सालाना जो है ना, औसतन अगले 3-4 साल आपने कर्जा अदा करना है। अब जाहिर है 25 अरब डॉलर तो आपके पास है नहीं, तो क्या होता है, यू हैव डेट रोल ओवर्स, बायलैटरल डोनर से आप वक्त मांग लेते हैं, जो हमने इस साल आपको देना था हम 2 साल बाद दे दें। जैसे मैंने पहले कहा, आप कमर्शियल बैंक से ज्यादा शरह पे, हायर इंटरेस्ट पे आप कर्जा लेते हैं, जो कि बाद में वो भी आपके गले, और आपके नहीं, वो गले पड़ेगा अवाम के, जो कि जी आप रिग्रेसिव टैक्सेशन की शक्ल में उनको कर्जा मुंतकिल करते हैं, जो कि आप उनको मुख्तलिफ और तरह, जैसे हमने सब्सिडीज की रिपील की बात की। सो फिजिकल स्पेस तो नहीं है। अगेन इट्स लाइक अ जनरल फ्रेज which suggests that there's a problem, which I think is accurate to describe it as a problem. जी But when you get into the fine print, जब आप उसकी तफसील में जाते हैं, तो फिजिकल स्पेस ना होने का बोझ किस पर आता है, वो बराबर नहीं गिरता सब पे। एक हम्म बात, दूसरी बात ये कि I think it's something that at least again at the level of debate ये बहुत जरूरी है इसको एंटरटेन करना, कि मसलन 1 साल 1.5 पहले एक बड़ा तहलका मचा हुआ था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट करेगा। जी So I जी think it's important for us to think about this question of accumulated debt. Now, if our debt is like 130 billion odd dollars, मिसाल के तौर हम्म पे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। अगर आप तारीख देखें पिछले 25-30 साल की, ये कम भी नहीं हो रहा, और ना ही नहीं आपके को वो जो हर साल आपका फिजिकल स्पेस कम होता रहता है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस बढ़ता चला जाता है, आपका प्राइमरी सरप्लस वक्ती तौर पर बढ़ जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिवली। तो मकसद ये कि ये, हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दिस इन द लॉन्ग रन? यू कांट जस्ट से देयर इज नो फिजिकल स्पेस एंड वी जस्ट हैव टू स्लैश एवरीथिंग हम्म again in a way that disproportionately affects those at the bottom rung. You तो इसका have हल to क्या at है? least be talking about structural changes that address this debt servitude, frankly, is what I would जी call it. नो, पर इसका हल क्या है? क्योंकि अब हम इसमें हैं, हमारा डेट ये है, तो अब इसका क्या, हम रीनेगोशिएटिंग की स्पेस भी नहीं है हमारे पास बिकॉज वी कीप टेकिंग न्यू लोन्स। सो इस साइकिल से निकलने का क्या हल है? देखिए, अगर आपने शुरू में जो मैंने बात की कि अगर आप जी तारीख में जाएं और आप इस पे सोचें कि भाई ये बात शुरू कहाँ से हुई, हम एक हम्म मुस्तकिल खसारे में क्यों, एक खसारा है ना, एक अमूमी बात है कि खसारा है, इसलिए आप किसी से कर्जा लेकर वो पूरा करते हैं। दैट एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ द हाउस होल्ड एज वेल। एंड देन जी आजकल इट्स चीप क्रेडिट कार्ड्स के दिन हैं, तो इसलिए आप इस तरह कर लेते हैं कि बजाय आप किसी से ले नहीं रहे, आप क्रेडिट कार्ड ले लें, दैट accumulates and so on and so forth, right? So the question is, well, then you have to address that khasara to begin with, right? You have to address हम्म the foundational causes of that deficit. Why are you spending more than you are earning? हम्म At another level, I will also suggest to you that that's not a bad thing around the world. The world's जी most indebted country, the world's जी biggest deficit is that of the United States, which एग्जैक्टली we all एग्जैक्टली fund by buying greenbacks, right? जी सो मकसद कहने का ये कि हमारे लिए डेफिसिट मसला है, लेकिन किसी और के लिए डेफिसिट स्पेंडिंग मसला, अनलेस यूर इलॉन मस्क, व्हिच इज अ डिफरेंट डिबेट इंटायरली। लेकिन ये कि मकसद कहने का ये है कि आपको ये खर्चे जो आप बेसूद करते हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, राइट, जी वो आपको कम करने की बात करनी चाहिए। एंड यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू improve your revenues in a way that does not, now these are not, there's no हल, वही वाली बात है, ये कोई जादू की जी छड़ी से नहीं होता। जैसे मैंने कहा, ये तारीखी मसाइल हैं और इस पर बात ही नहीं होती। अव्वल तो बात ही नहीं होती ना कि आप कहें अच्छा यार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वही लफ्ज है, वही जुमला है जो आईएमएफ कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अभी मेरे नजदीक हम्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लुक्स लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट. So I think that in the first instance, and maybe this is not satisfactory because on a year-to-year basis, it does not represent an immediate
solution. But आपने अपनी my बात की my थी my स्ट्रक्चरल take on जी this is that if you don't talk about this historically, then the problem just gets worse and worse. And every year we're just looking for a quick fix, which does not exist. आपने भी बात की थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में, सो आई एम जस्ट गोना पॉजिट टू यू वन प्रीटी मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आइडिया जो पॉलिसी मेकर्स बहुत बात कर रहे हैं, और वो ये है कि अगर अगले बजट में या अगले कुछ सालों में हम सब्सिडीज़ को हटाएं, हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को बेच दें, और हम अपना सारा डेवलपमेंट फोकस एक चीज़ में लगाएं, और वो है BISP, और BISP इज़ बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, विच इज़ इफेक्टिवली पाकिस्तान वर्जन ऑफ UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस ये काफ़ी अब मेन स्ट्रीम पोजिशन होता चला जा रहा है, आपके इस पर क्या राय है? Look, UBI अनकंडीशनल बेसिक इनकम उसूली तौर पर एक सरमायादाराना मईशत में कुछ एक it provides some sense of means of जी survival, right? Those जी irrespective of your income or your class हम्म background. And so therefore, as any progressive would say that this is something to support, even जी if you have some even if you debate its longer term implications कि क्या आपने सरमायादारी से भी आपने कभी जान छुड़ानी है नहीं, वो एक अलग बहस है। जी अव्वल तो ये है कि BISP एक अनकंडीशनल बेसिक इनकम नहीं है, यानी कि वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनड हम्म है। इट्स नॉट जी यूनिवर्सल। दैट्स नॉट टू से इट्स अ बैड थिंग, बट जस्ट टू नोट कि ये एक अभी भी इट्स relatively small percentage of our population that receives cash grants or cash आई थिंक ये transfers. सिर्फ 9 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, ऑब्वियसली हमारी आबादी तो And 22 and it certainly सिग्निफिकेंट। represents something as opposed to जी nothing. बट जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में रूरल एरियाज में जो उनका एक यानी कि कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है वो उससे बहुत वसी है। माइंड यू, हम्म दिस इज स्टिल लाइक सेइंग कि जी हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसमें हम गरीब बनाते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं गरीब को हम हम्म कुछ थोड़ा सा रिलीफ दें। मैं ये हम्म कह रहा हूं कि वो रिलीफ आप जरूर दें, आप उसके लिए फिजिकल स्पेस भी जनरेट, लेकिन अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सब्सिडीज रिपील करेंगे जिसके जी नतीजे में और किसान जो है ना बदहाल होगा या बिल्कुल ही यानी कि किसान कहने के लायक ही नहीं रहेगा, वो सरप्लस हो जाएगा, तो फिर in a sense you understand what I'm saying, you're producing poverty and then you're saying let's do poverty reduction. And I think that it's not just one side of this story that we need to be talking about, it's both sides. And I want to insist that I think कि अब हम ये मामला बढ़ा रहे हैं क्योंकि especially when it comes to natural resources पर जी जो एक बहुत जोरदार रुझान है जो आपने देखा है गुज़िश्ता अरसे में, 2 सूबों में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बड़ी जल्दी से लाया गया और उसको पास करने की कोशिश की गई, GB में भी। उसके नतीजे में आप तारीखी रोजगार से मेहनत कशों को बेदखल करेंगे और फिर आप कहेंगे यार ये तो तादाद बढ़ गई है तो हम BISP कितना बढ़ा सकते हैं विद इन अ गिवन फिजिकल स्पेस। सो जी what I'm saying एग्जैक्टली is, again, it's a holistic picture that we need to adopt rather than compartmentalizing these sort of stories. And even if there is a progressive policy legislation or policy, which I agree that BISP is one of the few progressive economic sort of social policies that we have, but it is insufficient. And I don't think expanding it is the only thing that we need to be doing. We also need to be thinking about the way we are pushing more and more people into deprivation. तो अब सर आप बात कर सकते हैं कि आपने ऑब्वियसली बताया है कि तारीखी मसले क्या हैं और उनको किस तरह फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन अब ये हमारे पास एक रियलिटी है, ये है पाकिस्तान 2025 में। अब अगर कल को मैं आपसे कहूँ कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप उसको चला रहे हैं, व्हाट आर सम टॉप 3 पॉलिसी रिकमेंडेशंस यू वुड डू टुमारो? एंड आई डोंट मीन दिस इन लाइक एन आइडियलिस्टिक वे, आई मीन दिस इन अ जेन्युइन लाइक जिस सूरत हाल पर हम इस वक्त हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? Yeah, no, I think a couple तो हमने बात कर ली है about जी asset redistribution and land in particular, including urban land reform. I think ये जो behemoth है, जो real जी estate है, we have to cut it down to size. Not least of all, mind you, ये सिर्फ सवाल किसी के खिलाफ इंतकाम का नहीं है। जी जी अगर मकसद हाउसिंग है, अगर मकसद हाउसिंग है, रिहाइश है, जो कि रियल एस्टेट स्कीमों के बजाय मकसद है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक लाखों हाउसिंग यूनिट्स का शॉर्टफॉल है, एंड दैट इज जी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लो इनकम ग्रुप्स। हम्म ठीक, जिसकी वजह से आपके शहर में कच्ची आबादियां बनती हैं जो कि आपका फॉर्मल हाउसिंग सेक्टर बिल्कुल उनको अफोर्डेबल हाउसिंग फराम ही नहीं करता। तो जी ये नहीं कि वी नीड टू, सो आई वुड टॉक अबाउट doing some urban and rural land reform. I would talk हम्म, about enhancing public works programs जी and to
including housing, for instance, including rural education and health, because you need to stem the rural-urban migration, which is जी. born out of the fact कि कोई देहात में कोई opportunities नहीं है, तो धड़ाधड़ हम्म. लोग आते हैं शहर में, and then you need some kind of हम्म. industrialization. लेकिन ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप अंदाजा करें कि मगरब में वो अब फ्री मार्केट की बात उन्होंने करना छोड़ दिया, वो तो सिर्फ हमारे लिए उन्होंने गोली रखी हुई है, या जी. लिबरलाइजेशन की उन्होंने गोलियां हमारे लिए रखी हुई हैं, बाकी वो जी. सब मर्केंटलिज्म की तरफ वापस जा रहे हैं, बॉर्डर्स बंद कर जी. रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, सब कुछ। ट्रम्प इज नॉट हम्म. द ओनली वन, जो ट्रम्प इज द मोस्ट जी. जी. प्रोमिनेंट, बट वो अकेला नहीं है। तो हम्म. मकसद ये कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है। सो व्हाट डू वी, हमने हमारे यहाँ इतनी प्रीमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रीमेच्योर या मच्योर अलग बात है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई कम थी सनतकारी शुरू शुरू में ही। जी. तो मकसद मैंने क्या है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हवाला होना चाहिए। एंड द लास्ट तो थिंग व्हिच आई थिंक समथिंग जी. वी नेवर टॉक अबाउट, इफ यू अलाउ मी, देखिए हमारा बेशतर जो अवाम का बड़ा हिस्सा है ना, इज इन व्हाट वी कॉल सो कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक, हम्म. जहाँ पे कोई ना हिसाब है, ना किताब है, ना कोई मिनिमम वेज है, ना कोई हालात कार है, पता भी नहीं है, एक्चुअली मालूमात ही नहीं है हमारे पास ठोस। And most of our economic activity is outside of these numbers, and some of them are very fudged हम्म. in a formal macroeconomy, is unaccounted for. I think that we need to really, I've hinted at this a couple of times, we really need to think about, peace in our neighborhood, trading with our neighbors. अगर आप देखें हमारे जी. बॉर्डर्स पे एक इनफॉर्मल ट्रेड है, उसको हम विलिफाई कर देते हैं स्मगलिंग कह के। अब हम्म. स्मगलिंग में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आम बंदा है जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर छोटा मोटा दिन में जाकर कुछ कमा लेता है, उसको हम बिठा देते हैं कि जी तुम्हें इजाजत नहीं है। तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको समझना, इसको यानी कि क्रिमिनलाइज करने की बजाय इसको, हम्म. जो हाउसिंग में भी इनफॉर्मेलिटी है, मैंने जैसे कहा कच्ची आबादियों में, ट्रेड में भी इनफॉर्मेलिटी है। हम उस हद तक तो बात करते हैं कि ताजर पर टैक्स लगाना है, बट दैट्स नॉट द एक्सटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ जी. इनफॉर्मेलिटी। So I do think that to again at least introduce into the debate the fact that a lot of our budget actually completely underspecifies the real economy, और कम से जी. कम बिल्कुल. जहाँ पे अवाम है और उनको कम से कम सेंटर करें, उनके बारे में मालूमात हासिल करें, एंड देन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, बमाए आपके हमसाय ममालिक के साथ कोई ट्रेड करना, कोई मतलब यानी कि माशी ताल्लुकात बढ़ाना, जिससे अवाम को कुछ आज नहीं तो कल फायदा होगा, और आपकी फिजिकल स्पेस भी जनरेट होगी, आप शायद कोई डेट से भी जान छुड़ाएंगे। ये एक बहुत जरूरी है। No, that's really interesting कि obviously आपने बात की थी कि पूरी दुनिया mercantilism is regressing into populist sort of forces, और आप इस वक्त बात करें कि actually हमें regional train को बढ़ाना चाहिए, especially हमारे हमसाय मुल्क के साथ। थोड़ा सा फोकस शिफ्ट ये करते हैं स्पेसिफिकली ऑन यूथ, जो ऑब्वियसली द यूथ ऑफ पाकिस्तान एज अ फ्रेज इज़ ओवर यूज्ड बाय प्रीटी मच एवरी पोलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री, लेकिन बात ये है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30। इसको स्किल्स और तालीम की तरफ what would you think is the most progressive model for ensuring that this generation has the skills it needs for the future? Yeah, look, I think we do have a lot of increasingly, agar aap dekhenge, the percentages of young people, it's still low, but we have a growing number of young people who are certified. Now, well, how are they certified? जी. वो university से degrees ले रहे हैं. They're paying high fees to get these certification, and then they don't have jobs, right? मतलब वो हम्म. निकलते हैं बाहर तो चलता है कि रोजगार नहीं है। तो एक तो ये देखने की जरूरत है कि हम, एक तो एक अलग क्वेश्चन है कि वी नीड सम वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग एंड समथिंग मोर कॉन्क्रीट, वो भी एक पहलू है, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव जॉब्स फॉर देम, राइट? इफ वी जी. डोंट हैव जॉब, अगर हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर वो किश्तियों में अपने आप को स्मगल करके यूनान पहुंचाना या इटली पहुंचाने के अलावा उनके पास क्या चारा है? या वो दीवार के हम्म. साथ लगकर ऐसी सियासत के साथ जुड़ते हैं जो जहां पे अपनी रिप्रेस्ड रेज को निकालते हैं। और ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, ये पढ़े लिखे जी. लोगों जी. की मैं बात। तो मकसद कहने का ये कि ये हम स्किल्स ट्रेनिंग, या अव्वल तो हमारे पास इवन तालीम का भी हमने प्राइवेटाइज किया हुआ मॉडल, पैसे लेते हैं और हम्म. उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते। तो व्हाट आर वी टीचिंग देम, हाउ आर वी इक्विपिंग देम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड
सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी एंड डिजिटल एंड सो ऑन, वो एक पहलू है। लेकिन अगर हम उनको ये कर भी देते हैं तो सवाल ये है कि हम उनको कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। अगेन अनदर लार्जर sort of question of our economic outlook, which I just don't think we talk about. We don't even publish, frankly, even viable figures for unemployment and underemployment. बहुत सारा हमारा यूथ underemployed भी है। जी छोटा मोटा कोई प्रिकेरियस वर्क हासिल कर लेता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि वो अपना रोटी रोजी का इंतजाम करे। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस। इसलिए तो मैंने कहा आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिससे जी कोई अगले 5-10 साल में शायद आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके कुछ ना कुछ इस 2 या 3 मिलियन बंदा जो हर साल लेबर फोर्स में आता है उसको एब्जॉर्ब हम्म करें। और को अगेन इनफॉर्मल सेक्टर वर्क को एक्नॉलेज करना, रिकग्नाइज करना, उसको कुछ ना कुछ हैसियत देना, ये भी उसी का हिस्सा होगा। सर आखिरी सवाल ये, आपके नज़दीक कौन सा एक मुल्क है जो जिससे पाकिस्तान कुछ लेसन सीख सकता है in terms of the kind of progressive, let's say, outlook that you would like to achieve? देखिए वो तो तारीख में बहुत सारे मुल्क हैं। मिसाल के तौर पे जी जो we talk about the developmental states of East Asia, almost जी all of them undertook some kind of fundamental asset redistribution at an early stage। यानी कि जो existing inegalitarian बुनियादें थी मईशत की उन्होंने एड्रेस किया, land reform being the most crucial। All हम्म of many East Asian countries did this। And then they equipped their workforce. They gave them the skills to compete on the global stage। That part to me I think is a bit overdone, because उसमें भी by the way कहा जाता है कि जी प्राइवेट सेक्टर नहीं, बहुत सारे ईस्ट एशिया के मुल्कों ने रियासत ने ही ये काम किया, रियासत ने जी लीड किया, बल्कि रियासती कंपनियों ने इसको लीड किया। तो नहीं कि जी रियासत जी ने सब्सिडाइज भी किया, रियासत ने तालीम भी हम्म दिलवाई, रियासत ने रोजगार की भी जमानतें दी। तो यानी कि ये हमें आज समझने की जरूरत है कि आप ये जो हम्म पब्लिक सेक्टर को विलिफाई करके जी ये ब्यूरोक्रेटिक है, ये सर्विस डिलीवर नहीं करता, दैट डजंट मीन यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। यू स्टिल नीड some जी kind of public sector। You need something where you have public services, where you cater to people's basic needs, and then you equip them। And I think that's the larger lesson that we need to draw, because हमारा स्टेट तो बिल्कुल इस तरह का स्टेट नहीं है कि आवाम की फलाह व बहबूद को तरजीह दे। इसलिए उसको भी ट्रांसफॉर्म किए बगैर आप मईशत को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आप जोनर्स से जान नहीं छुड़ा सकते। That's how I see the world। It's a holistic story, and I just don't think one compartment can be fixed on its own। थैंक यू सो मच सर। बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया। अ बिग थैंक यू टू आवर गेस्ट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड जॉइन अस नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।